जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे, ठीक है ना। तो इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें उन्होंने क्या देखा था, टूल्स ऑफ क्या, दैट इज ट्रांसलेशन, है ना। उसमें उन्होंने क्या देखा था, टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। उसमें उन्होंने देखा था कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में, जहां पर हम लोग जानेंगे कि बेसिकली जो एमआरएनए न्यूक्लियस से आया हुआ है उस पर कैसे राइबोसोम्स आकर जुड़ते हैं, फिर टीआरएनए मॉलिक्यूल किस तरीके से क्या होता है टीआरएनए के साथ, जो कि पहले सॉल्युबल आरएनए था, जो कि साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व था, ऐसा क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाता है ना। जो अमाइनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में इनिशियली इनएक्टिव के फॉर्म में लगातार साइक्लोसिस मूवमेंट कर रहे थे, अचानक से उसमें कैसा क्या होता है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, और कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान में रखना है क्या, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर इसे ही बोल सकते हो आप सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोल सकते हो आप, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, ये सब प्रोसेस किसके लिए चल रहा है, प्रोटीन को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। और हम लोग जानते हैं प्रोटीन इज नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है ये, पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, देखो इधर, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का चेन बन जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट प्रोटीन। क्या ये, प्रोटीन है। ओके, ठीक है ना। अब ध्यान में रखना है आपको कि जो मैकेनिज्म है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। क्या क्या, एक तो है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन की बनने की शुरुआत होती है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट हो गया, फिर क्या देखेंगे, इलोंगेशन देखेंगे कि भाई जो अमाइनो एसिड्स का बनना स्टार्ट हुआ है वो किस तरीके से अमाइनो एसिड्स का चेन बन रहा है ना। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या देखोगे आप, टर्मिनेशन। एक बार अमाइनो एसिड्स का चेन बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, डिजायर प्रोटीन बन गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन को खत्म करना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन को खत्म करने के लिए कौन सा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, टर्मिनेशन, दैट इज लास्ट स्टेप। क्लियर है, ध्यान रखना है। पॉलीपेप्टाइड चेन में 3 स्टेप इन्वॉल्व है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग इस स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस स्टेप में ध्यान में रखना 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन टीआरएनए। क्लियर है, इसका ही इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और एक पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन टीआरएनए। क्लियर है, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है ना। ओके, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे इस एंजाइम के बारे में। देखो इधर, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस एंजाइम को। क्या है, देखो इधर, ये एक एंजाइम है। क्या है, ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस। क्या नाम है, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस। वापस से, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, इट इज नथिंग बट अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस है, इसके अंदर चेक करना 2 साइट प्रेजेंट है। एक है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां पर अमाइनो एसिड्स आकर जुड़ेंगे, और दूसरा है टीआरएनए बाइंडिंग साइट, जहां पर डेफिनेटली नाम ही बता रहा है कि वहां पर टीआरएनए आकर बाइंड करेगा। यहाँ पर कौन आके बाइंड करेगा, अमाइनो एसिड, और यहाँ पे कौन आके बाइंड करने वाला है, टीआरएनए। इतना क्लियर है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखा है अच्छे से। तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा लास्ट वाला, पार्ट 1 पार्ट 2, जाके जल्दी से देख लेना ट्रांसलेशन का, ताकि मैकेनिज्म और अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। तो ये रहा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, जहाँ पर होता है ये एंटीकोडॉन बाइंडिंग साइट, है ना। ये है एंटीकोडॉन, यहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर चेक करो, जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग जानते हैं CCA का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा सीक्वेंस, CCA, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पर, जो कि क्या होता है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्या होता है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो किस तरीके से 3 प्राइम एंड पर अमाइनो एसिड बाइंड करता है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्लियर है क्या। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला लूप, दिस इज टीआरएनए बाइंडिंग साइट। मतलब ये कि ये वाला जो लूप है वो जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, है ना। देखो ये वाला लूप जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा, इस साइड में। क्लियर है क्या, पक्का, ओके, वेरी गुड, ठीक है। इधर आ जाओ, तो देखते हैं हम लोग क्या है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो
तो दैट में रखना है सिर्फ एल आइसोमर ही। देखो अमाइनो एसिड्स के दो आइसोमर होते हैं, एक होता है डी आइसोमर, एक होता है एल आइसोमर। तो लेवियो वाला दैट इज लेवियो आइसोमर, या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में और अच्छे से समझोगे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे कि एल आइसोमर क्या होता है और डी आइसोमर क्या होता है। बेसिकली जब रोटेशन जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, कैसा होता है, लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज होता है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं, एल आइसोमर दैट इज लेवियो आइसोमर। तो ध्यान में रखना उन्हीं अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन होता है जो कैसे होते हैं, एल आइसोमर होते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें एल आइसोमर की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि डी आइसोमर की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या लिखा है, ओनली एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओनली एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड। देखो क्या सर, जब प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें जो अमाइनो एसिड्स लगेंगे वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए एक्टिव। कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। जो कि पहले इनएक्टिव थे ना, तो जो भी इनएक्टिव वाले होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि जो एक्टिवेट हो चुके होंगे वही जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में या पॉलीपेप्टाइड चेन में बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। क्लियर है। अब देखो क्या लिखा है, अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब जो इनएक्टिव अमाइनो एसिड्स जो कि साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे उनको एक्टिवेट करने के लिए ध्यान में रखना हमें चाहिए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए एंजाइम दैट इज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस। चेक करो, है ना, ध्यान रहेगा क्या ये चीज़, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, बी पार्ट देखते हैं क्या है इसका, ठीक है ना। ओके तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं बी पार्ट दैट इज इनिशिएशन स्टेप का बी पार्ट, है ना। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स टू टीआरएनए। तो टीआरएनए पर अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफर किस तरीके से होता है वही हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, टीआरएनए टेक्स ओनली एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए। बराबर है, हम लोगों ने देखा था क्या कि जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पुराना वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो देख के आ जाओ, उससे अच्छे समझ में आएगा, और है ना। देखो ये चेक करो, टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही है ना, टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो जो टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, सीसीए सीक्वेंस है, और सीसीए सीक्वेंस क्या होता है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड, जहाँ पर अमाइनो एसिड बाइंड करता है। तो कोई नॉर्मल वाला अमाइनो एसिड बाइंड नहीं करता, वो बाइंड कौन सा अमाइनो एसिड बाइंड करता है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड से ही बाइंड करता है, जहाँ पर सीक्वेंस होता है सीसीए जो कि 3 प्राइम एंड पर होता है। अब देखो क्या लिखा है, अमाइनो एसिड्स activated amino acids react with a particular tRNA and form amino acyl tRNA complex। अब देखो ये बनता कैसे है, देखो कैसे बनता है, देखो ध्यान से, ये एंजाइम था, बोलो हाँ, ये क्या था, एंजाइम था ना ये, तो बराबर है। यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पर कौन सा साइड था, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर बेसिकली अमाइनो एसिड आता है और इस एंजाइम से बाइंड कर जाता है ना। क्लियर है क्या, यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर अमाइनो एसिड आता है और बाइंड कर जाता है। दूसरा मार्कर ले लूँ, देखो इधर, यहाँ पर अमाइनो एसिड बाइंड करता है और यहाँ पे जो टीआरएनए होता है, देखो देख रहे हो, यस चेक करना, ये एंजाइम था, यहाँ पर 2 साइड था, कौन कौन सा, एक था अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहाँ पर इनएक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स बाइंड करते हैं इस एंजाइम पर, ओके। फिर ये जो टीआरएनए का जो ये वाला साइट है, जो ये वाला लूप है, क्योंकि यहाँ पर क्या इस एंजाइम में दूसरा साइड क्या प्रेजेंट है, टीआरएनए बाइंडिंग साइट ना। तो टीआरएनए का ये वाला लूप जो यहाँ पर बाइंड कर जाता है, जैसे ही बाइंड होता है टीआरएनए का ये लूप इसके साथ, क्या हो जाता है बताए, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसे क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान सुनो, ये एंजाइम है, ये टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, एंजाइम टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे ही ये लूप जो है इसे बाइंड करता है, ये अमाइनो एसिड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पर ट्रांसफर होता है, 3 प्राइम एंड पर ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ पर
सीक्वेंस होता है CCA। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही ये टीआरएनए का लूप यहाँ पर बाइंड करेगा, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ पर सीक्वेंस होगा CCA, दैट इज 3 प्राइम एंड। अब पढ़ो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स रिएक्ट विद अ पर्टिकुलर टीआरएनए एंड फॉर्म्स अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या बन जाएगा? अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। और बेटा इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या कहते हैं इसे हम लोग? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्या बोल सकते हो? अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। समझ में आया कि नहीं है? तो जैसे ही ये वाला लूप यहाँ पे बाइंड करता है, टीआरएनए चार्ज हो जाता है एटीपी की मदद से, ये अमाइनो एसिड्स इस 3 प्राइम एंड पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना? अब ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो राइबोसोम होता है, हम लोग जानते हैं राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो एमआरएनए से सबसे पहले बाइंड करता है, फिर लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करता है, फिर स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट दोनों मिलाकर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। किससे? डाइवेलेंट कटायन दैट इज Mg2+ से, है ना? और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या इनिशिएटेड टीआरएनए के बारे में, फर्स्ट टीआरएनए के बारे में। फर्स्ट टीआरएनए जो होता है वो कौन से अमीनो एसिड को कैरी करता है? दैट इज मिथ्योनिन। क्यों? क्योंकि उस पर जो एंटी कोडॉन है वो UAC है, और UAC जो है वो कहाँ पर जाके फिट करेगा? AUG पर, और AUG किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो पहला टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है, हम लोग जानते हैं राइबोसोम पर 3 साइट होते हैं, EPA। क्या होता है? EPA। और जो फर्स्ट टीआरएनए है, जो इनिशिएटेड टीआरएनए है, वो सबसे पहली बार जाके P साइट पर लैंड करता है, फिर उसके बाद E साइट पर। उसके बाद जितने भी टीआरएनए होंगे वो सब पहले A पे आएंगे, फिर B पे जाएंगे, फिर E पे जाएंगे। है ना? क्लियर है क्या? और वही देखते हैं लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का, वो बाइंड करता है किसके साथ? एमआरएनए के साथ। कहाँ पर बाइंड करेगा? 5 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है AUG वाला। अब AUG जो होता है, जो कि स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं? AUG वालों क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? एमआरएनए प्रेजेंट रहता है, जो ट्रांसलेशन को चालू कर देता है। दूसरा जो इनिशिएटेड टीआरएनए है, जो सबसे पहला टीआरएनए है, वो AUG कोडॉन पे ही बाइंड करता है, क्योंकि इनिशिएटेड टीआरएनए पर जो एंटी कोडॉन्स होते हैं वो UAC होता है। क्यों? देखो एडेनाइन जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा? यूरासिल के साथ, यूरासिल एडेनाइन के साथ, और साइटोसिन ग्वानाइन जो है वो साइटोसिन के साथ। है ना? क्लियर है? देखो दिखा हुआ है, इनिशिएटेड टीआरएनए बाइंड्स टू द AUG कोडॉन बाइट्स एंटी कोडॉन UAC। है ना? एंटी कोडॉन अब टीआरएनए में प्रेजेंट रहता है, जबकि कोडॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है? एमआरएनए पे। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये बाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं एडेनाइन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पैरिंग करता है, सॉरी RNA होगा तो यूरासिल के साथ, और ग्वानाइन होगा तो साइटोसिन के साथ। और ये जो है वो क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है? आप देखो क्या लिखा हुआ है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जॉइंस विद द स्मॉलर सब यूनिट। हम लोग जानते हैं लार्जर सब यूनिट जब स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है राइबोसोम के, तो हम लोग कौन सा आयन का इस्तेमाल करते हैं? Mg2+, दैट इज डाइवेलेंट कटायन, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। क्लियर है? जो इनिशिएटेड चार्ज टीआरएनए है, जिसके पास एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स हैं, यानी मिथ्योनिन जो है वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? P साइट पर जाएगा। जो फर्स्ट टीआरएनए है जिसके पास अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन, वो कौन से साइट पे जाएगा? सबसे पहले P साइट पे जाएगा। और ये साइट कहाँ पर जाना है? राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में। क्लियर है क्या? पक्का? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब देखो इधर, अब एक्चुअली में इलॉन्गेशन प्रोसेस में देखने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या देखा? इनिशिएशन वाला स्टेप। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इलॉन्गेशन वाला स्टेप। क्या देख रहे हैं? इलॉन्गेशन वाला स्टेप। और इलॉन्गेशन किस तरीके से हो रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन का, किस तरीके से टीआरएनए मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स को ला रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाऊँगा और समझते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है ना? क्लियर है? तो बेटा देखो इधर, ध्यान देना इधर, ठीक है ना? इतने से जगह में हम लोग क्या करेंगे? ये इलॉन्गेशन सीख लेंगे। तो देखो, आप जानते हो कि जो एमआरएनए आया हुआ है कहाँ से? न्यूक्लियोप्लाज्म से। वो यहाँ पर तो 5 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे क्या होगा? 3 प्राइम एंड, बराबर है। और जैसे ये आता है तो सबसे पहले कौन जुड़ता है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, है ना? फिर कौन जुड़ेगा? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और ये दोनों आपस में किससे जुड़ते हैं? Mg2+ से, बराबर है। और आप ये चीज़ जानते हो कि जो लार्जर सब यूनिट ऑफ है वहाँ पर 3 साइट है, E, P और A। कौन सा साइट है? E, P
और ए। और आप जानते हो यहाँ पर जो टीआरएनए प्रेजेंट रहेगा, यहाँ से जो टीआरएनए आएगा, है ना, जो जिसके पास क्या रहने वाला है, अमाइनो एसिड्स रहने वाले हैं, जहाँ पर 3 प्राइम एंड रहने वाला है कि नहीं, है ना। और यहाँ पर सीक्वेंस रहेगा एंटीकोडॉन का, क्लियर है ना। तो इसमें भी आप जानते हो जो फर्स्ट टीआरएनए है वो तो पी वाले साइड पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्या करेगा, पी वाले साइड पे बाइंड करेगा, है ना, पी वाले साइड पे बाइंड करेगा, पी से कहाँ जाएगा, ई पे। लेकिन फर्स्ट टीआरएनए के अलावा जितने भी टीआरएनए आएंगे वो सबसे पहले ए साइड पे बाइंड करेंगे, ए से जाएंगे पी पे, फिर आएंगे ई पे, यानी अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा बड़े में बनाता हूँ, है ना, ताकि और अच्छी समझ में आए आपको। देखो इधर, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये रहा ई साइड, ये रहा पी साइड और ये रहा ए साइड, क्लियर है। लिख दो क्या, लिख दो सर, ई पी और ये रहा ए, डन है। अब ध्यान से सुनो होगा क्या, सबसे पहला टीआरएनए आएगा कहाँ पे, पी साइड पे, कहाँ आएगा, पी साइड पे आएगा, है ना, दिख रहा है क्या। ये मान लो फर्स्ट टीआरएनए, ठीक है ना, ये फर्स्ट टीआरएनए है, ओके, ये अमीनो एसिड्स को लेकर आया। तो जब ये फर्स्ट टीआरएनए जो यहाँ पर है, ये तो पहले पी साइड पे आएगा, इसके बाद जितने भी टीआरएनए वाले आने वाले हैं वो सब कहाँ आएंगे, ए साइड पे। तो यहाँ पर एक टीआरएनए आएगा, है ना, और ये भी क्या कैरी करके आएगा, अमीनो एसिड्स, बराबर है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये वाला टीआरएनए मॉलिक्यूल, ये वाले टीआरएनए मॉलिक्यूल और ये वाला टीआरएनए मॉलिक्यूल बगल में आएंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जैसे ये पी साइड से ई साइड पर फर्स्ट टीआरएनए जाएगा, उसी समय पे जो ए साइड पे टीआरएनए आया हुआ है वो मूव कर जाएगा कहाँ पे, पी साइड पे, कहाँ पे, पी साइड पे। तो अब होगा क्या, जैसे जैसे देखो यहाँ पे आया, जब ई साइड पे आएगा तो अमीनो एसिड्स को छोड़ देगा, बराबर है। फिर जो ए वाला था वो कहाँ पे आएगा, पी पे, तो अमीनो एसिड्स को छोड़ देगा। तो फिर ऐसे करते करते वो प्रोसेस लगातार क्या होगा, लगातार ये प्रोसेस चल रहा होगा। और जो पहला वाला टीआरएनए होगा उसका अमीनो एसिड्स ऊपर रहेगा, है ना, फर्स्ट टीआरएनए का जो अमीनो एसिड्स है वो ऊपर रहेगा। फिर दूसरा वाला जो टीआरएनए यहाँ से आएगा वो भी अमीनो एसिड्स छोड़ देगा, फिर तीसरा वाला आएगा छोड़ देगा, चौथा। ऐसे करते करते क्या होगा, अमीनो एसिड्स बनते जाएंगे और एक चेन क्या होगा, मार्कर वे नहीं चल रहा है, हाँ देखो इधर, इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा चेन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर बेसिकली अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे, और यही क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जो राइबोसोम है मूव्स ऑन एमआरएनए फ्रॉम डेफिनेटली जो राइबोसोम है यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है। तो जो राइबोसोम होता है वो जुड़ता है 5 प्राइम एंड पर ना, और मूव करना कहाँ से चालू करेगा, 5 प्राइम एंड से मूव करना चालू करेगा 3 प्राइम एंड की ओर, है ना। 1 by 1 इट रीड्स द कोडॉन, ये रीड करेगा कोडॉन्स को एमआरएनए में जो प्रेजेंट है, और उसके हिसाब से, उसके सीक्वेंस के हिसाब से वो टीआरएनए को बुलाएगा, जिसके पास क्या होगा, अमीनो एसिड्स होगा, वो डिलीवर कर देगा वहाँ पे, बराबर है, वेरी गुड। ये जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि फर्स्ट टीआरएनए पर प्रेजेंट रहते हैं वो हम लोग जानते हैं वो पी साइड पे जाएगा, और अमीनो एसिड्स जो कि टीआरएनए में प्रेजेंट है जो कहाँ पर है, ए साइड पर। चेक करो, जो फर्स्ट टीआरएनए है वो पी साइड पे है, दूसरा वाला टीआरएनए वो ए साइड पे है। इन दोनों के पास अमीनो एसिड्स हैं, और दोनों के पास अमीनो एसिड्स तो उनके बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, है ना। दोनों जॉइंट किससे हो जाएंगे, दोनों अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से। इसके लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं राइबोजाइम, जो बेसिकली कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, क्लियर है। इस समय क्या होता है, जो फर्स्ट टीआरएनए है जो कि पी साइड पर होता है वो किक्ड ऑफ हो जाता है, मतलब जो पी साइड पर पहले आया तो किक्ड ऑफ मतलब यहाँ से फिर यहाँ चला जाता है, इसको यहाँ पर भेज दिया जाता है, फिर ये वाला इधर आ जाता है, फिर ऐसे प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। नहीं देखो ये लिखा है, एक्सेप्ट फर्स्ट टीआरएनए, जितने भी है, बाइंड नहीं है, बाइंड आएगा, ठीक है ना। जितने भी टीआरएनए हैं वो सब के सब ए साइड पे बाइंड करेंगे, फिर ए साइड से कहाँ जाएंगे, पी साइड पर,
पी साइड से फिर कहाँ जाएंगे, ई साइड पर, और ये चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगी। तो पहले पी पे आएगा फर्स्ट टीआरएनए, फिर जाएगा ए पे, अपने अमीनो एसिड छोड़ेगा, फिर ए वाला पी पे आएगा, फिर जैसे ए वाला पी पे आएगा फिर ए पे कोई और आ जाएगा, है ना। जब ए वाला फिर पी पे जाएगा फिर से कोई आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये प्रोसेस रिपीट होगा और हर टीआरएनए अपना अमीनो एसिड हमें डिलीवर करेगा और दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज CONH2 बॉन्ड बन जाएगा, है ना। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके लास्ट स्टेप पे देखते हैं, दैट इज टर्मिनेशन वाले स्टेप पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो ठीक, बता दूँ। ओके, ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो यस, हम लोग आ चुके हैं फाइनली लास्ट स्टेप पर, और लास्ट स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से टर्मिनेशन स्टेप होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, क्या हो रहा था बताओ। स्टार्टिंग में ये हो रहा था, mRNA आया था, mRNA से स्मॉलर सब यूनिट जुड़ा, लार्जर सब यूनिट जुड़ा, है ना, और स्टार्ट हो रहा था 5 प्राइम एंड से, खत्म हो रहा था 3 प्राइम एंड पर, और उसके बाद ये जो राइबोसोम है वो लगातार ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा था। जो पहला यहाँ पर कोडॉन प्रेजेंट होता है जो mRNA पे, वो हमेशा क्या रहता है, AUG रहता है। क्या रहता है? AUG, जो कि हमने बोला था स्टार्ट कोडॉन। क्या बोला था? स्टार्ट कोडॉन। ध्यान में रखना कोई भी mRNA हो जो फर्स्ट कोडॉन होगा वो क्या होगा, AUG रहेगा, क्योंकि AUG ही जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसलिए हमेशा फर्स्ट टीआरएनए पे क्या रहेगा, फर्स्ट mRNA पे क्या रहेगा, AUG रहेगा। क्लियर है? उसी तरीके से जब AUG जो है, AUG को रीड करके जब टीआरएनए आ जाएगा, उसका जब ये आगे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, तो उसी तरीके से जब हमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ख़त्म करना होगा, उसी तरीके से जिस तरीके से स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर होते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन, जो बतलाते हैं कि भाई ट्रांसलेशन प्रोसेस हो चुका है, अब अलग अलग हो जाओ। तो कौन होते हैं वो स्टॉप कोडॉन्स? वो कोई और नहीं बल्कि होते हैं UAA, UAG और UGA। टेंशन नहीं लेना है, इसके बाद हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ेंगे और जेनेटिक कोड में और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि कोडॉन्स क्या होते हैं, कोड्स क्या होते हैं, और हमेशा कोडॉन को या कोडोजन को या एंटी कोडॉन को हम लोग 3 ही नाइट्रोजन बेसिस में क्यों लिखते हैं, इसका आंसर आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान में रखना है बेटा क्या, कि जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो होते हैं UAA, या फिर इसके बदले हो सकता है ये रहे UAG या फिर रहे UGA। सर ये कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे बेटा टर्मिनेटर वाले रीजन पे, यानी 3 प्राइम एंड पर। इन तीनों में से कोई भी अगर एक रहेगा तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्या लिखा है, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय टर्मिनेटर कोडॉन, टर्मिनेशन स्टेप और रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो है वो कौन करता है, टर्मिनेटर कोडॉन करता है। और टर्मिनेटर कोडॉन कुछ और नहीं मिल गया, UAA, UAG और UGA। क्लियर है? ओके, इधर आ जाओ। अगर मैं बात करूँ राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो है वो कोडॉन्स को क्या करता है, रीड करता है। किसको रीड करेगा, मतलब इनको देखेगा कि अच्छा UAA आ चुका है, UAG आ चुका है और UAG UGA आ चुका है, तो क्या करना है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अब रोकना है। जैसे आप अगर दौड़ते हो, रनिंग करने जाते हो, अगर आपने देखा होगा रेस वोस, तो क्या होता है वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो रेस चालू हो जाए, है ना। उसके बाद अगर एंडिंग पॉइंट नहीं रखेंगे तो लगातार आप दौड़ते रहोगे, लेकिन जैसे ही आप व्हाइट लाइन देखते हो कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है ये एंड पॉइंट है, तो क्या करते हो, आप रुक जाते हो ना। उसी तरीके से ट्रांसलेशन के प्रोसेस में भी स्टार्टिंग लाइन होती है, एंडिंग लाइन होती है। स्टार्टिंग लाइन पर होते हैं स्टार्ट कोडॉन AUG, एंडिंग लाइन पर होते हैं स्टॉप कोडॉन UAA, UAG एंड UGA। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है ना। देखो वही बताया, तब अगर इन कोडॉन्स को रीड कर लेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? इट इज़ नॉट रीड। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना, क्या कोई भी तरीके का टीआरएनए, एक भी टीआरएनए अवेलेबल नहीं है स्टॉप कोडॉन के लिए। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई एंटी कोडॉन नहीं, कोई टीआरएनए नहीं होता। क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा इनके साथ साथ ध्यान में रखना, ये जो रिलीज फैक्टर है दैट इज आर फैक्टर। आर फैक्टर क्या करता है, स्टॉप कोडॉन से बाइंड करता है, यानी UAG, UAA, UGA से बाइंड करता है, और फिर टर्मिनेशन स्टेप स्टार्ट हो जाता है ना।
अब एक बार ऐसा हो गया तो होगा क्या, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज कर दिया जाएगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो प्रोसेस हो रहा है ना। फिर क्या होगा, फिर ये तो दोनों राइबोसोम के दोनों यूनिट हैं, राइबोसोम के जो दोनों यूनिट हैं इनको क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा, वापस से ये साइटोप्लाज्म में घूम रहे होंगे, जब वापस से ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू होगा फिर वापस से जुड़ जाएंगे। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, क्या ये जो mRNA है जो कि न्यूक्लियस से आया हुआ है, इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सर क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को वापस से मिसयूज ना हो पाए, मतलब एक तरीके का प्रोटीन वापस से ना बने, मतलब सेल को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार बना लिया है क्या वापस बनाना है, ऐसा ना हो। इसीलिए जो mRNA आता है, mRNA को रीड करने के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन जाता है, उसके बाद जो mRNA होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि सेल जो है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। तो mRNA को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग जानते हैं RNase एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्या है, एक तरीके का न्यूक्लियस एंजाइम है, मतलब mRNA को क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्रांसलेशन इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। इस तरीके से ये जो स्ट्रेट जैसा बनेगा इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, ट्रांसलेशन प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे जाके सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ध्यान में रखना, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अगर एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं तो 3D स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर देखो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो हम लोग नोट करके वो चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है ना। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद हमारा ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक टर्मिनोलॉजी आएगा बेटा जिससे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। जनरली बच्चों को डाउट होता है और वो उनको लगता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन अलग है, ट्रांसलोकेशन अलग है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कुछ और नहीं बल्कि जब डीएनए से mRNA का स्ट्रैंड बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। जबकि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब mRNA पर राइबोसोम के दोनों यूनिट जुड़ जाते हैं और ये राइबोसोम के यूनिट इस जगह से धीरे धीरे कोडॉन्स को रीड करते करते जब ये आगे बढ़ते हैं तो जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम्स ऑन दी mRNA इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है। ट्रांसलोकेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम्स का मूवमेंट है कहाँ पर, mRNA पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। देखो ट्रांसलोकेशन बोला है मतलब लोकेशन चेंज हो रहा है, पहले इस लोकेशन पे था, फिर कोडॉन्स को रीड करते जब यहाँ पे आ जाएगा तो अलग लोकेशन पे आ जाएगा ना, इसलिए तो नाम है इसका ट्रांसलोकेशन। क्लियर है। ध्यान में रखना, ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है या ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए भी हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, और वो एंजाइम क्या है, ट्रांसलोकेस। कितना ईजी है, ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रांसलोकेस एंजाइम चाहिए, है ना। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब ट्रांसलेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है तो बेसिकली जो आर फैक्टर है, जो रिलीजिंग फैक्टर है, वो टर्मिनेटर कोडॉन से यानी स्टॉप कोडॉन से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जिसके बाद सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, राइबोसोम के दोनों यूनिट अलग हो जाते हैं, mRNA को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ना। वही चीज़ लिखा हुआ है देखो, आर फैक्टर हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ प्रोटीन चेन। बराबर है, प्रोटीन चेन को रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए साइटोप्लाज्म में आर फैक्टर मदद करता है। फिर ध्यान में रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, mRNA पर हमें कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। mRNA पर हमें कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं, मतलब tRNA उसको रीड नहीं करता। ठीक है ना सर, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं UTR। क्या कहते हैं बेटा, UTR। एंड व्हाट इज UTR, UTR इज अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, ऐसा रीजन जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। ध्यान में रखना, ये UTR जो है वो दोनों एंड पर प्रेजेंट रहता है, 5 प्राइम एंड पे भी रहता है, 3 प्राइम एंड पे भी रहता है, लेकिन जब 5 प्राइम एंड पे रहेगा तो जो स्टार्ट कोडॉन होता है, जो AUG होता है, उससे पहले प्रेजेंट रहेगा, और अगर 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है तो स्टॉप कोडॉन के बाद में प्रेजेंट रहेगा। वही लिखा हुआ है। ये क्यों चाहिए हमें, ताकि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाए। ठीक है बेटा, तो फाइनली हमारा ये टॉपिक दैट इज
ट्रांसलेशन होता है कंप्लीट। पूरे यूट्यूब पे जाके देखिएगा, इतने बड़े पैमाने पर, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में किसी ने भी आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं पढ़ाया होगा। अगर पढ़ाया भी होगा तो अलग अलग फॉर्म में पढ़ाया होगा। हमने क्या किया है, हमने एक सीक्वेंस फॉलो किया है, और पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आने जा रहा है ट्रांसलेशन का। सोचो कितना डिटेल में हम लोगों ने देखा है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, क्या करना है, सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आओ, फिर पार्ट 3 पे आना, और अच्छे से और डिटेल में समझ में आएगा। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चंस लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।